हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सामान्य अध्ययन जो 50 नंबर का पेपर आता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि टोटल 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 15 ऑब्जेक्टिव होते हैं, बाकी सब लिखने वाले होते हैं। तो उन 15 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है। क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो वो कहाँ पे है? अजमेर। कहाँ पे है? अजमेर। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब मतलब जो मुस्लिम के जो शासक होते थे वो जब हमारे भारत पे आते थे आक्रमण करने, तो उनके साथ में जो उनके गुरु मतलब हाफिज जी को एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो भी उनके साथ आया करते थे। तो जब वो आते थे तो उनका बड़ा मान सत्कार करते थे ये लोग। तो जब वो आए थे तो अजमेर में ठहरे थे, तो उन्हीं को जो है कहा जाता है क्या कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? वो अजमेर में है। या इस तरह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अजमेर में किसकी दरगाह है, मतलब उल्टा करके भी पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल बरूनी की किताब का क्या नाम है? ये आया था, ये 2016 का पेपर है। ये कह रहा है कि अल बरूनी की किताब का क्या नाम है? तो वो क्या नाम है? किताब उल हिंद। क्या है? किताब उल हिंद। मतलब अल बरूनी ने किताब लिखी थी, मतलब जब वो भारत आया था अपने शासक के साथ, तो उसने एक भारत को देख के यहाँ की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक जो भी है कुछ, उसके बारे में एक किताब लिखा था जिसका नाम क्या था? किताब उल हिंद। फिर तीसरा क्वेश्चन आया था कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शासक किस काल में हुए? तो चूंकि दिल्ली में कई शासक कई काल हुए हैं, दिल्ली सल्तनत में जो है पांच शासनकाल चले हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड काल जो रहा है वो तुगलक वंश का था। किसका था? तुगलक वंश का। तो वही क्वेश्चन आया कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शासक काल किसके समय थे? वो तुगलक काल, वो सबसे ज़्यादा चला था। फिर है क्वेश्चन आया था कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टीटी में भी आया था और पिछले बार भी टीटी में 2017-18 जो भी इधर पिछले पेपर हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन आता रहता है। तो सोचिए डीएलएड में भी आया, ऐसा नहीं है कि डीएलएड के क्वेश्चन ही टीटी यूटी में पूछे जाते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? चौथा नंबर क्या हो गया? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। आप लोग जो ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि जैसे तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक, जिसमें पीछे तुगलक लगा रहता है। वैसे भुलवाने के लिए वो कई तरीके का क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन आप लोग ये याद कर लें कि गयासुद्दीन तुगलक होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था कि तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण जो हुआ उसका नाम बताइए। मतलब तुगलक काल में प्रथम हिंदू, मतलब कोई भी हिंदू साम्राज्य उस समय था ही नहीं, जो पहला हुआ था तुगलक काल में प्रथम हिंदू जो राज्य था वो विजयनगर साम्राज्य था। क्या था? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो था वो बहुत बड़ा था। अब देख लिए क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन दिया है कि ह्वेनसांग भारत में क्यों आया था? तो ह्वेनसांग भारत में क्यों आया था कि यहाँ पे उस टाइम बौद्ध धर्म बहुत विस्तार था, वहाँ पे बौद्ध धर्म हमारे भारत में बहुत विशाल है, अब तो अदर देशों में चला गया है। ये जब बाहरी लोग आक्रमण करने आए हैं तो बहुत लोग सताए हैं, मारे हैं, इसीलिए सब लोग जो भारत से हैं वो दूसरे देशों को प्रस्थान कर गए। तो ह्वेनसांग भारत में इसलिए आया था क्योंकि बौद्ध धर्म की जो ग्रंथियाँ थी उसको प्राप्त करने के लिए। क्यों आया था? ह्वेनसांग भारत में इसलिए आया था क्योंकि वो बौद्ध धर्म की ग्रंथियाँ जो है वो प्राप्त करके और अपने जहाँ पे वो रहता है वहाँ लेके जाए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दक्षिण भारत का पठार वो किन शैलों से बना है, मतलब किन चट्टानों से बना है? तो वो बना है हमारे आग्नेय चट्टान से। किससे बना है? आग्नेय चट्टान। तो हम लोग देख लेते हैं कि दक्षिण भारत कहाँ है। तो जैसे ये भारत है, ये हमारा भारत हो गया कुछ इस टाइप के। तो
दक्षिण भारत का पठारी इलाका जो है ये क्षेत्र है पूरा। तो ये पूछ रहा है कि दक्षिण भारत का पठार जो है वो कौन सी शैल से बनी है, तो वो है आग्नेय। कौन सा है? आग्नेय शैलों से बना हुआ है ये। तो आग्नेय शैल बहुत मजबूत है एकदम से। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विश्व के 7 आश्चर्यजनक में शामिल क्या शामिल है, मतलब भारत का उसमें ऑप्शन था कि ताजमहल। तो जो विश्व के 7 आश्चर्यजनक स्थल हैं जो वो है क्या है? ताजमहल। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएंगे कि विश्व के 7 आश्चर्यजनक में से 6 और कौन से हैं, ताजमहल को छोड़ के कौन कौन सा उसमें शामिल किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी को क्या कहते हैं। क्या? पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ पे पर्वत है बड़े बड़े, तो जो जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है ऐसे, तो एकदम बहुत ज़्यादा गड्ढा कर दिया गया है ऐसे, इस तरह नदियाँ आई हैं कि उसको बहा के पूरा गड्ढा कर दिए, तो वहाँ एक प्रकार से रास्ता बन जाता है। तो जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया रास्ता है, जो हिमालय के क्षेत्र में जो है उधर के रास्ते जो वो गार्ज टाइप के ही हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी को क्या कहते हैं, तो हम लोग गार्ज कहते हैं। यही क्या है? ये गार्ज है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 क्या दिया हुआ है कि पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद को क्या कहते हैं। तो अगर पूर्णिमा से मतलब पूर्णिमा अमावस्या के समय में ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, उसके बारे में अभी हम जब क्वेश्चन आएगा तब हम बताएंगे। तो उसमें देखते हैं कि पूर्णिमा से और चंद्रमा तक जो घटते हुए चांद को क्या कहते हैं, हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। ये देखिए अब हम प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहते हैं। पृथ्वी की मूल रूप से 3 जो होता है, जैसे ये देख लीजिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का जो क्रोड देख लीजिए, ये मान लीजिए पृथ्वी को हम लोग ऐसे काट देते हैं, तो इसमें जो है जब हम पृथ्वी को काट दिए, तो जब हम पृथ्वी को काट दिए तब ये जो होता है 3 भागों में ऐसे विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो होता है इसको हम बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड। और एक होता है आंतरिक कोर, बाह्य कोर और मध्य कोर। ये तीनों जो होते हैं, एक होता है आंतरिक, एक मध्य और एक क्या होता है, एक आंतरिक मध्य और एक होता है मेंटल जो होता है। तो एक हम बात करें कि जो सबसे यहाँ पे होती है उसको बोलते हैं जो है नीफे, और बीच में सीमा और सियाल। नीफे, सीमा, सियाल। यहाँ पे नीफे हो जाएगा और यहाँ पे सीमा और ये सियाल हो जाएगा। ये तो ये बात हो गई कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये पृथ्वी के केंद्र। इतना ही आया था कि पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहते हैं। हम पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसकी संरचना को हम पढ़ाएंगे, 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से जान जाएंगे। अगर आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम बना देंगे। प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 13। प्रश्न नंबर 13 में दिया हुआ है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है। देखिए कितना सरल क्वेश्चन आया हुआ था कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है 21%। कितनी परसेंट? 21%। अब ये भी जानिए कि हमारे भारत में जो बरगद है, बरगद का जो वृक्ष है वो रात के समय में भी ऑक्सीजन देता है। अब प्रश्न नंबर हम लोग 14 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 में ये आया है क्वेश्चन कि हमारे भारत में जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अनुसूचियाँ कितनी दी हैं। क्या दिया है? अनुसूची कितनी है। तो टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूची दी हुई है। 12 अनुसूची, इतना ही आया था 12 अनुसूची। उसके बारे में क्या, उसके अंदर क्या है, किसको क्या पदवी दिया गया, कौन कौन से राज्य, कौन से समवर्ती, ये सब वो हम बाद में बताएंगे।
लेकिन जो शार्ट में पूछा था एक नंबर का तो हम इतना ही बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो है 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछा था कि संविधान संशोधन के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। मतलब जब संविधान हमारा बना था उस समय जो कुछ मान लीजिए कुछ अमेंडमेंट करने थे, उसमें जो है उसके लिए एक प्रारूप समिति की मतलब गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे भीमराव अंबेडकर। जो हमारे भीमराव अंबेडकर हैं जो बहुत ही महान हैं, तो वो जो है समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब प्रश्न नंबर हम लोग 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में दिया हुआ है कि भारत में, ये दिया है प्रश्न नंबर 17 में कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे। मतलब किसके समय में चला और उस मतलब वो सिक्के जो है किसने चलवाए थे। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? वो इंडो यूनानी ने चलाया था। किसने चलाया था? इंडो यूनानी ने। अब प्रश्न नंबर 1 ऊपर छूट गया है, इसको देख लीजिए कि ये 16 नंबर का ये आया था कि प्रथम और द्वितीय जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जो सभाएं हुई थी, वो कब और कहाँ हुई थी और उनके कौन अध्यक्ष थे, इसके बारे में। वैसे तो 3 हुई थी लेकिन यहाँ पे 2 ही पूछा है, तो प्रथम और द्वितीय पूछा था। तो प्रथम जो बौद्ध सभा हुई थी वो 483 BC में हुआ था। मतलब 483 ईसा पूर्व में हुआ था। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो 400 BC ईस्वी में जो है प्रथम बौद्ध समिति हुई थी। और वो कौन से स्थान पे हुई थी? एक सप्तपर्णी गुफा है, मैंने लिखा नहीं है, केवल सप्तपर्णी लिख दिया है। तो सप्तपर्णी गुफा वहाँ एक स्थान था, वहीं पे जो है प्रथम बौद्ध समिति हुई थी। और उस समय जो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था अजातशत्रु, जो एक शासक या राजा थे। और फिर बात करें कि द्वितीय जो बौद्ध सभा हुई थी वो हुई थी 383 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व कह सकते हैं। तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में। और कौन से स्थान पे? वैशाली में। तो वैशाली में हुआ था। उस समय जो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो कालाशोक जो थे, जो राजा थे अध्यक्षता कर रहे थे, उनका नाम था कालाशोक। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि गुप्तकालीन महान गणित जो है बराहमिहिर हैं, उनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो इनके बारे में ये पूछा है कि बराहमिहिर जो थे वो कौन थे। तो बराहमिहिर जो थे वो गुप्तकालीन महान गणितज्ञ और ज्योतिषचार्य थे। कौन थे? ये एक जो बराहमिहिर हैं वो एक गुप्तकालीन मतलब गुप्त के समय के ये महान गणितज्ञ, मतलब उनको गणित वणित से रिलेटेड विद्या बहुत आती थी। तो महान गणितज्ञ और जो है ज्योतिषचार्य, क्योंकि उस समय में जो ज्योतिष विद्या धनुर्विद्या ये सब हो चलता था, तो वो जो है गणितज्ञ और ज्योतिषचार्य थे। अब प्रश्न नंबर 19 है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम पढ़े दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। ये दिया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था और ये कहाँ है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 ये पूछा है कि कोणार्क मंदिर कहाँ है। तो जैसे मैंने बताया कि भारत का मान लीजिए दक्षिण भाग है, तो यहीं पे पड़ता है उड़ीसा। उड़ीसा के इस क्षेत्र पे जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर यहीं पे मतलब एक स्थान है पुरी से 15 किलोमीटर जब हम लोग चलेंगे तो वहीं पर जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और वो बहुत ही पुराना मंदिर है। वहाँ से इतना बहुत लूटा गया था उस समय जब आक्रमण हुआ था, जब हमारे भारत के ऊपर बहुत लोगों ने आक्रमण किया, तो उस समय जो है इस मंदिर को बहुत लूटा गया था। तो मतलब ये पूछा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है। तो वो उड़ीसा के पुरी से 15 किलोमीटर आगे है। और इसकी स्थापना की बात करें कि जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो वो कौन बनवाए थे? गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? नरसिंह देव प्रथम, ऐसे लिख लीजिए फर्स्ट।
तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा के पुरी है वहाँ से 15 किलोमीटर आगे जाने पर ये हमको मंदिर मिलता है। और अगर बात करें कि ये जो है किसने इसको बनवाया था, तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ये प्रश्न नंबर 19 हो गया। अब प्रश्न नंबर 20 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 20 दिया है कि जो चोल वंश था उस समय भारत पर चोल वंश जब चल रहा था, तो चोल वंश के समय जो जनपद, जैसे हमारा जनपद इस समय अगर बात करें तो किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ, तो हमारा जो जनपद है जैसे बहराइच है या श्रावस्ती है, वैसे ही चोलों के समय में जनपद जो है वो क्या था, वो जनपद को हम लोग बोलते थे नाडु। क्या बोलते थे? नाडु। जनपद को नाडु और गांव को कुर्रम बोलते थे। तो ये क्वेश्चन आया है कि चोलों के समय जनपद को क्या बोलते थे? नाडु, और गांव को क्या बोलते थे? कुर्रम। ये आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध कब हुआ था? मतलब प्रश्न ये आया है, ये घुमा के भी पूछ सकता है कि पानीपत का युद्ध किस सन में हुआ था या किन किन राजाओं के बीच में हुआ था। मतलब घुमा के आपको ये क्वेश्चन अगर पकड़ना है अच्छे से, तो उसको अच्छे से याद करना है, उसका बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देना है, तभी कि घुमाएगा एग्जामिनर। कितना घुमाएगा आपको अगर पता है तो चाहे जितना घुमाए आप कर लेंगे। अब हम कहते हैं कि बात करते हैं कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 1526 ईसा पूर्व में हुआ था। 1526 ईसा पूर्व में पानीपत में हुआ था। पानीपत इस समय कहाँ है? तो वो है हरियाणा में। हरियाणा में पानीपत पड़ता है। ये जैसे ये भारत है, ये हमारा भारत हो गया, ये तो यहाँ पे हरियाणा आता है। हरियाणा में ही एक जो है पानीपत है। पानीपत एक जिला है। तो पानीपत नामक स्थान पर हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 ईसा पूर्व। यहीं पे लोदी जो है वो उसकी जो है हार होती है और बाबर जीत जाते हैं। तो बाबर जो है 1526 में जब जीत जाते हैं तो वो मुगल वंश की स्थापना करते हैं 1526 में और अपना राज्याभिषेक कराते हैं। और जो ये बाबर था, ये मिर्जा, इनके पिता का नाम मिर्जा कुछ करके था ऐसे। तो ये जो है मुगल वंश की स्थापना करते हैं और फिर 1526 से लेकर और 1707 तक मुगल वंश चलता है। जो 1526 से लेकर 1707 तक के जो मुगल रहते हैं वो अपने साम्राज्य को विस्तारित करते ही जाते हैं और योग्य होते हैं। और फिर औरंगजेब जब 1707 ईस्वी में आता है, इसके बाद के जो बहादुर शाह जफर फर्स्ट आते हैं, जब उसकी डेथ हो जाती है औरंगजेब की 1707 ईस्वी में, फिर इसके बाद के जो मुगल काल होते हैं, आधुनिक भारत के काल जो होते हैं 1857 तक जितने मुगल आते हैं वो सब बिल्कुल अयोग्य शासक होते हैं, मतलब इधर के शासक से जितना नहीं होते हैं। तो प्रश्न नंबर हो गया बाबर वाला बात हो गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त करी थी। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 में दिया है कि ज़कात का अर्थ क्या होता है? तो ज़कात का ये मुस्लिम धर्म में मतलब मुस्लिम धर्म जो है उसी का ये एक वर्ड है जिसका नाम है ज़कात। तो ज़कात का मतलब होता है कि मुस्लिम लोग के यहाँ ये होता है कि जितना मनुष्य कमाता है उसका 2.5% जो है वो दान कर देगा। तो वही ज़कात का मतलब है, अपने कमाई का 2.5% दान कर दे। तो प्रश्न नंबर 22 हो गया। अब प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। 23 में दिया है कि भूपर्पटी के नीचे कितनी परतें होती? तो भूपर्पटी के नीचे 3 परतें, अभी मैंने बताया था कि सियाल, निफे और क्रोड होता है, वही पूछा है। तो जो पहला है वो है सियाल, दूसरा है सीमा और तीसरा है निफे। ये 3 परतें होगी। भूपर्पटी किसको बोलते हैं? जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर का जो होता है संरचना उसी को हम भूपर्पटी बोलते हैं। तो भूपर्पटी के में 3 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सियाल, सीमा और निफे। इसको हम एक दिन जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वीडियो कल परसों तक 10 मिनट का डाल देंगे, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा और याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर हो गया 23। अब प्रश्न नंबर हम 24 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 में ये प्रश्न आया था कि आग्नेय शैल की विशेषताएं लिखाएं। अभी मैंने बताया था मैंने ये भी बताया अभी
कि क्या होता है, भारत के दक्षिण भारत में जो पठार है वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है आग्नेय चट्टानों, मतलब आग्नेय शैल का। तो वही पूछा है कि आग्नेय शैल की विशेषताएं बताओ, कि उसके अंदर क्या होता है, मतलब उसके बारे में बताओ। तो हमें डिफाइन करना है। तो आग्नेय शैल जो है वो एक प्रकार से बहुत कठोर है और ये अपारगम्य है। और क्या है, इसके अंदर जो है जीव जंतु या वनस्पति नहीं पाई जाती। जैसे क्या होता है, जो हमको पेट्रोल डीजल या खनिज लवण हमको प्राप्त होते हैं, वो एक प्रकार से जो चट्टानों में दब जाते हैं। पहले के ज़माने में इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं थे, बहुत विशालकाय काय पेड़ थे, तो वो सब दब गए थे। बहुत बड़े विशाल विशाल जानवर थे, वो सब दब गए थे। तो वही हमको खुदाई में प्राप्त होते हैं, जो चट्टानों के नीचे दब गए थे, वही गैस और तेल ऑयल जो है उसी के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो वही कह रहे हैं कि आग्नेय शैल में ऐसा नहीं है कि उसमें जीव पाया जाए या जंतु या वनस्पति, ये उससे रहित है, मतलब इसमें नहीं पाया जाता। ये कठोर चट्टान कह सकते हैं और ये रवेदार है, इसकी विशेषता ये हो गई। मैं इसलिए कॉपी और किताब में बहुत कठिन शब्दों में लिखा है, मैं उसको बहुत मतलब सरल शब्दों में लेके आई हूँ, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है और आपको 40 क्वेश्चन करने रहते हैं। आप मानिए कितना करेंगे, 2-2 लाइन का लिखना रहता है और 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये प्रश्न नंबर हो गया 24। अब प्रश्न नंबर हम 25 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25 में ये कह रहा है कि ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी जो है हमारे पृथ्वी के अंदर जो धातुएं हैं वो कठोर के रूप में नहीं है, वो एक प्रकार से कोलाइडी अवस्था में है। मतलब जो कोलाइडी हम क्या कह सकते हैं कि ना वो गैस है और ना ही वो द्रव है, वो एकदम से लिक्विड, मतलब जो आप मंजन करते हैं वो मंजन ना तो द्रव है ना ही गैस है, मतलब उस टाइप का। तो ये जो ज्वालामुखी है, तो इसके अंदर हमारे जो जल मलबा भरा हुआ है अंदर, जिसे हम लावा कह सकते हैं। तो जब वही लावा का उद्गार होता है, हमारे पृथ्वी के ऊपर आने लगता है, तो वही हम कहते हैं कि ज्वालामुखी फटा है। तो ज्वालामुखी कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का। कौन कौन से, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी जो बहुत भयानक होती है, सुषुप्त जिसमें थोड़ा थोड़ा निकला करता है, लेकिन मृत जो होती है ये मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से कभी उद्गार नहीं होता है। लेकिन हम ये बात करते हैं कि ज्वालामुखी का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी भी हम वीडियो अलग से बनाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे भी, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है। और ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी ज्वालामुखी जो है वो हमारे भारत में कौन कौन सी है, और विश्व में कहाँ पे जो है सुषुप्त ज्वालामुखी पाई जाती है, कहाँ पे मृत ज्वालामुखी पाई जाती है, और कहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी, और जो है भूमध्य सागर में प्रकाश स्तंभ, जो ये सब पूरा हम बताएंगे। डीएलएड में इतना भयानक नहीं आएगा, इतना डीप में नहीं पूछेगा। तो ये 25 नंबर का प्रश्न हो गया। अब प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में पूछा है कि बालू स्फूत क्या है। क्या है पूछा है कि बालू स्फूत क्या है। तो बालू स्फूत जो है वो है वायु द्वारा रेत के निक्षेप से बना टीला। मतलब क्या है, वायु द्वारा निक्षेप से बना टीला। जैसे बहुत रेत है बालू, और बालू जब ये हवाएं आई ऐसे धड़ाक से आई ऐसे, और ये उड़ा के ले गई एक ऐसे टीला, इतना बालू इकट्ठा कर दी कि एक प्रकार से टीला बन गया। तो उसी को हम कहते हैं बालू स्फूत, एक प्रकार से स्फूत टाइप का बन गया, तो उसी को हम बोलते हैं बालू क्या है, स्तूप। तो अगर पूछता है क्वेश्चन में कि बालू स्तूप क्या है, तो वायु द्वारा रेत के निक्षेप से बना टीला, जिसे हम कहते हैं बालू स्तूप। तो ये बालू स्तूप हो गया। और टोटल नंबर क्वेश्चनों की संख्या 40 से 24 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 में ये दिया हुआ है कि सूर्य ताप किसे कहते हैं। क्या दिया हुआ है कि सूर्य ताप किसे कहते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन कल रिपीट हुआ था कि नहीं, कल जब मैं 2016 जो प्रथम बार आया था पेपर, उसमें भी आया था कि सूर्य ताप किसे कहते हैं। तो सूर्य ताप का मतलब होता है कि पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो ये भूपर्पटी है, तो जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली रोशनी का ये अवशोषण कर लेता है। मतलब जो हमारा जो हमारी धरती का वायुमंडल है वो सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर लेता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सूर्य ताप। मतलब सूर्य का ताप, जो ये किरणें आती हैं यहाँ पे अवशोषित कर ली जाती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, सूर्य ताप। अब हम प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 में ये दिया हुआ है कि मिस्टल हवाएं और ब्लीजर्ड हवाएं क्या है। क्या पूछा है कि मिस्टल हवाएं या ब्लीजर्ड हवाएं क्या है।
तो आइए हम जानते हैं कि ये क्या है। तो जो मिस्टल हवाएं हैं ये ठंडी हवाएं होती हैं। क्या होती हैं? ये ठंडी हवाएं होती हैं। मिस्टल हवाएं जो होती हैं वो ठंडी हवाएं होती हैं। क्यों ठंडी हवाएं होती हैं? क्योंकि वहाँ पे एक रोन नदी है जिसके कारण है वहाँ पे हवाएं जो होती हैं ठंड गर्म होकर ऊपर उठती हैं। तो वहाँ पे मतलब एक प्रकार से ठंडा क्षेत्र है, तो इसलिए वो वहाँ की हवाएं ठंडी है। तो मिस्टल हवाएं हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ठंडी हवाएं हैं। अब बात करें कि ब्लीजर्ड हवाएं के ब्लीजर्ड हवा उसको क्यों नाम दिए हैं। तो जो ब्लीजर्ड हवाएं इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती हैं। जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे जो वायु चलती है जिसके कारण इसे हम ब्लीजर्ड हवाएं कहते हैं। अब हम ध्रुवीय क्षेत्र देख लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ पे और यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव जो अंटार्कटिका है वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब बर्फ़ ही जमा है। क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री इंच पर झुकी होने के कारण सूर्य जो है वो ध्रुवों पर नहीं पहुँच पाता है। मतलब यहाँ देखा जाए तो 6 महीने रात या 6 महीने दिन ही रहता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है। तो इसलिए ध्रुवों पर बहुत ठंड होता है और इसलिए यहाँ पे ध्रुवीय हवाएं चलने के कारण ये हवाएं जो होती हैं ब्लीजर्ड हवाएं कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29 में कहा गया है कि संविधान कब बना था और इसमें कितने सदस्य शामिल थे। तो ये देखिए, प्रश्न नंबर 29 में कहा है कि संविधान कब बना था और इसमें कितने सदस्य शामिल थे। तो हमारा संविधान जो है, संविधान में कितने सदस्य थे? टोटल थे कितने? 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे और 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासत के सदस्य थे। क्या टोटल जो सदस्य थे वो संविधान सभा बनने के लिए जो सदस्य थे वो 389 थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 देसी रियासत प्रांत के सदस्य थे। और जो चार सदस्य थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे। फिर से देख लीजिए, 389 टोटल सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 देसी रियासत के थे और 4 जो है चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे। फिर क्या हुआ? 1946 ईस्वी में 296 स्थानों पर जो है चुनाव हुआ। 1946 ईस्वी में 296 स्थानों पर चुनाव हुआ, जिसमें जब ये चुनाव हुआ उसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो कौन थे? वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये प्रश्न पिछले टीटी में आ चुका है और ये देखिए डीएलएड में भी आया है और परीक्षाएं भी जो होती रही होंगी उसमें भी आया होगा। तो 1946 में 296 स्थानों पर चुनाव हुआ, जिसमें से अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए, जब ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए उस समय जो टाइम था वो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी जो अध्यक्ष चुने गए उनका नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। फिर अस्थायी की बात हो गई। अब अस्थायी सदस्य जो चुने गए थे वो कौन थे? अस्थायी सदस्य के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे और सच्चिदानंद सिन्हा 2 कम कर दीजिए, 11 में 2 मतलब 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे और फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बात करते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को हमारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ये प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था वो एक प्रकार से हमारी उद्देशिका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या जो हमारा संविधान है वो एक, अभी ये प्रश्न आता है कि और वो विवादित भी है कि जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका है, उद्देशिका जो है भारत का संविधान, भारत की आत्मा, मतलब संविधान की आत्मा कह सकते हैं। तो संविधान की आत्मा यही उद्देश्य प्रस्ताव ही धीरे धीरे बना था। इसमें कुछ नियम कानून थे, कैसे क्या करना, कैसे भारत को चलाना है, मतलब बहुत सारा जो नियम कानून था वो इसी में एक प्रस्तुत किया गया था। तो किसके द्वारा? ये पूछता है प्रश्न कि
उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कभी कभी टाइम पीरियड पूछ सकता है, तो पूछता है तो आप बताएंगे 13 दिसंबर 1946 को। और ये पूछता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य जो है वो कब बनाया गया था? तो वो 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। और अस्थायी सदस्य जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया था? तो वो 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। तो ये प्रश्न नंबर 29 हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 में ये प्रश्न आया हुआ था कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है? क्या आया था? पंथ निरपेक्ष क्या होता है? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ही होता है कि राज्य के निगाह में जो हमारे 28 राज्य वर्तमान में है, पहले 29 राज्य हुआ करते थे, अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि राज्य के निगाह में सभी धर्म जो है समान हो। ये नहीं कि हिंदू को ज़्यादा मानिए, मुस्लिम को ज़्यादा, हिंदू के धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दें, हिंदू के धर्म को, ऐसा कुछ भी नहीं। इसीलिए हमारा देश ग्रेट है, मतलब हमारा जो देश है वो महान है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सभी जाति और सभी धर्मों को एक समान देखा जाता है और एक समान मान्यता भी मिलती है। कोई कुछ भी करे, मतलब स्वतंत्रता है बिल्कुल। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हो गया कि राज्य के निगाह से सभी धर्म का समान होना। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 31 आया हुआ था कि महमूद गजनवी और महमूद गजनवी, एक सेकंड प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 31 है कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, लिख लीजिए यहाँ पर, मोहम्मद गौरी। प्रश्न क्या है? महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी भारत में आक्रमण किए जो हैं, तो क्यों किए? वो उद्देश्य पूछ रहा है कि बताओ कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण क्यों किए, ये आपको बताना है। तो क्योंकि जो ये महमूद गजनवी था, इसने तो भारत पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि इसको बहुत सारा धन लूटना था। ये अपने राज्य को, अपने देश को, जहाँ का ये निवासी था, जैसे ये भारत है तो ज़्यादातर राजा जो थे, एक सेकंड इसे बनाए दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो ये जो इधर देखिए, ये हो गया हमारा उत्तर और इधर पश्चिम। तो पश्चिम और उत्तर, इधर से ही लोग ये आक्रमण करने आते थे, क्योंकि इधर से नहीं आ सकते थे, उत्तर और पूर्व से नहीं आ सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिमालय है। तो हिमालय एक प्रकार से हमारे जो भारत का है वो पहरेदार कह सकते हैं, क्योंकि ये पहरेदार का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे खड़ा है तो दुश्मन लोग नहीं आ सकते मेरे एरिया में। तो इसलिए जितने आक्रमणकारी थे वो यही क्षेत्र से, पश्चिम क्षेत्र से ही आते थे, इधर के क्षेत्र से। और इधर अरब सागर हो गया और इधर हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पानी में से तो आ नहीं सकते थे, तो यही ये क्षेत्र बचा, तो यहीं से आक्रमण करते थे वो लोग। फिर यहीं से घोड़े से, हाथी से, इसी सब चीज़ से आते थे, क्योंकि उस समय गाड़ी मोटर नहीं चल रहा था। तो महमूद गजनवी का मेन मकसद जो था वो भारत पर आक्रमण करना, वो धन लूटना, बहुत ज़्यादा धन लूटना और अपने देश को समृद्ध बनाना। और उसने टोटल भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सोचिए, 17 बार आक्रमण किया। 1000 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी तक जो है उसने आक्रमण किया था भारत में। थोड़ा गौर करिए दिमाग से अपने। और जब 17 बार इसने आक्रमण किया, तो जो 1025 ईस्वी में इसने जो है वो सोमनाथ मंदिर गुजरात में, ये देखिए, जैसे ये हमारा गुजरात है, ये पोर्शन, यहीं पर सोमनाथ मंदिर है। तो सोमनाथ मंदिर जो है मंदिर पर आक्रमण किया था। कहा जाता है कि उस समय सोमनाथ मंदिर में बहुत स्वर्ण आभूषण, बहुत सारे मतलब गहने और सोने चांदी से पूरा भरा हुआ था लबालब पूरा मंदिर। तो उसको पूरा लूट लिया था कौन? महमूद गजनवी ने। तो महमूद गजनवी, और ये सोमनाथ मंदिर में कौन से देवता वास करते हैं? वो हमारे शिव शंकर भगवान हैं। शिव देवता इसमें निवास करते हैं भी। तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। तो मोहम्मद गौरी का मकसद धन लूटना भी था और अपने धर्म का प्रसार करना, मतलब इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। तो ये दोनों बात हो गया कि मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी भारत में क्यों आक्रमण किए, उनकी जो है मकसद क्या था, टोटल मिला के इनका जो था महमूद गजनवी का, इनका धन लूटना, धन ही धन लूटना,
और मोहम्मद गौरी धन के साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था। अब देखिए प्रश्न नंबर हम 32 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 32 में ये कहा है कि सेना के संगठन में अलाउद्दीन जो थे वो क्या क्या कार्य किए। मतलब एक अलाउद्दीन उस समय के जो शासक थे उन्होंने अपने सेना के बारे में बताया कि सेना के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो उन्होंने सेना के लिए क्या किया, उनकी जो अलाउद्दीन की सेना के बारे में बहुत चर्चा है, बहुत हिस्ट्री में दिया हुआ है कि बहुत सुसंगठित सेना थी, इतनी सुसंगठित सेना थी। और उनकी जो टोटल जो सेना की संख्या थी कितनी थी, 4,75,000 सेना थी। और इनका जो काम था ये क्या करते थे, वो अपने सैनिकों का हुलिया, मतलब हुलिया कैसे कह सकते हैं, क्या कहा जाता है, जैसे कि मोहर नहीं होती है, अब तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सोने की मोहर ऐसे जला के और यहाँ मत्थे पे जो है अपने सैनिकों के ऊपर लगा देते थे, उसी को कहते थे हुलिया चेंज करना। तो जो ये अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने अपने सैनिकों की हुलिया चेंज करने की प्रथा भी लागू की थी। और नकद वेतन, पहली बार ऐसा कोई राजा हुआ था जो अपने सैनिकों को मतलब नकद वेतन देता था, और कोई नकद वेतन देने वाला शासक इधर तो नहीं दिखा। और इनका एक काम था कि ये सैनिकों का हुलिया चेंज करते थे, ये प्रथा थी, और घोड़ों को दागने की प्रथा थी। तो सेना के संगठन में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या काम किया, इनके टोटल 4,75,000 सेना थे, और इनकी सेना जो थी बहुत सुसंगठित थी, और ये अपने घोड़ा दागने की प्रथा लागू किए थे और सैनिकों का हुलिया चेंज करने की प्रथा लागू किए थे। अब प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 33 में ये प्रश्न पूछा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं बताएं। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक हैं उनके बारे में योजनाएं बताएं कि वो उनकी योजनाएं क्या थी। बहुत विस्तार में नहीं लिखना है, ये सोचिए आपको 40 क्वेश्चन करने रहते, तो इनकी योजनाएं लिख दीजिएगा कि दोआब कर में वृद्धि, इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया उसमें दोआब कर में वृद्धि और राजधानी में परिवर्तन किया, और तांबे के जो है सिक्के चलाए। क्या किया, जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया और तांबे के सिक्के चलाए, और क्या किया, दोआब कर में वृद्धि। दोआब कर का मतलब होता है, आइए समझ लेते हैं कि दोआब कर क्या होता है। तो दोआब कर का मतलब होता है जैसे गंगा और यमुना का क्षेत्र है, जैसे ये गंगा यमुना का क्षेत्र हो गया, ये मैंने छोटा खींचा है लेकिन बहुत बड़ा है। तो गंगा और यमुना के क्षेत्र में जो नदियों के बीच का स्थान होता है उसे हम दोआब बोलते हैं। तो इन्होंने गंगा जो दोआब का क्षेत्र था उसमें जो कर में वृद्धि कर दी। क्योंकि यहाँ पे पानी था, यहाँ की जो मिट्टी है वो अच्छी है तो फसल अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी होगी तो पैसे ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए उसने क्या किया, मतलब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो दोआब के क्षेत्र के इलाके के लोग थे उनमें जो है कर की वृद्धि कर दी। तो वही प्रश्न है। देखिए इतना क्वेश्चन पढ़िए लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के पढ़िए, जिससे आप कहा अब यहाँ पढ़ते दोआब कर में वृद्धि। अब दोआब का मतलब ही नहीं पता है तो कैसे जान पाएंगे। दोआब कर का मतलब गंगा और यमुना के बीच का स्थान जो दोआब का क्षेत्र कहलाता है, और दोआब का क्षेत्र का मतलब यहाँ पे फसल अच्छी होगी क्योंकि यहाँ पे पानी है, और पानी है यहाँ पे फसल भी बहुत अच्छी होगी, इसलिए उसने कर में वृद्धि कर दी। प्रश्न नंबर 23 हो गया। अब प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। 33 हो गया, 34 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 34 में ये दिया हुआ है कि ह्वेन सांग ने हर्षवर्धन के बारे में क्या बताया। मतलब ह्वेन सांग जो विदेशी यात्री था वो भारत में आया था, यहाँ का मतलब यहाँ देखने और टहलने आया था। तो यात्री था, चूँकि यात्रा पे आया था, तो उसने अपने बुक में लिखा, मतलब जब वहाँ गया तो वो लिखा कि उस समय जब वो आया था तो हर्षवर्धन का समय चल रहा था। उस समय राजा जो थे भारत के वो हर्षवर्धन थे। तो हर्षवर्धन के समय में ह्वेन सांग आया था, तो उसने देखा, यहाँ पे आके आया, ज़बरदस्ती नहीं उससे बुलवाया गया। उसने देखा कि जो हर्षवर्धन है वो बहुत उदार प्रकृति के राजा हैं, और वो बहुत ही जो है परिश्रमी राजा हैं, और बहुत ही उदारवादी हैं, और बहुत ही दानशील राजा हैं। और इतना दानशील और इतना उदारवादी हैं कि वो सोना और खाना खाना भी भूल जाते हैं, इतना अपने प्रजा का ध्यान रखते हैं। और ये भी कहे तो कुल मिला के उनके शासनकाल में जो प्रजा थी वो सुखी और संपन्न थी। ये इतनी बातें जो ह्वेन सांग ने वो हर्षवर्धन को लेकर कहा। ये प्रश्न आया था। अब प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 35 में ये पूछा है कि अशोक के धम्म के 2-3 मतलब वर्ड लिखिए कि कौन कौन से। तो अशोक के धम्म में अत्यधिक कल्याण के बारे में बात कही गई है, दया और दान की बात कही गई है, सत्यवादिता की बात कही गई है, पवित्रता। अब इन शब्दों के अर्थ तो आपको पता होंगे। अब प्रश्न नंबर हम लोग 36 से 40 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं।
कि प्रश्न नंबर 36 में क्या कहा। अब हम प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 36 में क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 36 में ये पूछा है कि सैल किसे कहते हैं। क्या पूछा है कि सैल किसे कहते हैं? तो सैल जो है वो धरती से, मतलब ये पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी के नीचे मतलब 16 किलोमीटर अंदर जाने पर, मतलब पृथ्वी में 16 किलो अंदर गहराई में जाने पर हमको क्या प्राप्त होता है? सैल प्राप्त होता है। सैल मतलब एक प्रकार से चट्टान। तो देखते हैं कि सैल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आग्नेय सैल होती है, अवसादी सैल और कायांतरित सैल। अब देखते हैं कि कौन कौन से सैल की क्या खासियत है। तो जो आग्नेय सैल होती है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, इसमें उपस्थित गर्म द्रव है उसके ठंडा होने के कारण हुआ है। पृथ्वी के अंदर कोई भी चीज़ें कठोर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ताप और दाब बहुत अधिक है, इसलिए सब मतलब एक प्रकार से कोलाइडी अवस्था में पाई जाती है, ना ही द्रव ना ही गैस। तो जो मतलब आंतरिक, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसमें जो है इसके ठंडा होने के कारण ही आग्नेय जो चट्टान है उसका निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय सैल, ये 2 भागों में विभाजित हो गया है। कौन कौन सा? एक अम्लीय चट्टान बोलते हैं, एक क्षारीय चट्टान। क्या बोलते हैं? एक अम्लीय चट्टान बोलते हैं और एक क्षारीय चट्टान बोलते हैं। अब दूसरे प्रकार की चट्टान की बात करते हैं तो दूसरा जो हमारा सैल है वो है अवसादी सैल। अवसादी सैल को ही हम परतदार सैल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी सैल को हम परतदार सैल कहते हैं। अब अवसादी सैल की हम लोग बात करते हैं। अवसादी जो सैल है वो ठोस पदार्थों के निक्षेपण से बना है। क्या? कोई भी ठोस पदार्थ था, वो जब उसका निक्षेपण हुआ, मतलब वो कम होता गया, तो इससे हमारा जो है अवसादी सैल निर्माण हुआ, अवसादी सैल का निर्माण हुआ। तो क्या कहते हैं कि अवसादी जो चट्टान है उसका एक नाम और है परतदार चट्टान कहते हैं, और ये जो है ठोस पदार्थों के निक्षेपण से हुआ है। तीसरे प्रकार की बात करते हैं तो तीसरे प्रकार की जो सैल है वो कायांतरित सैल है। क्यों? क्योंकि जो और सैल थी, मतलब कोई एक ही सैल है, उसकी यही कंडीशन है कि ये इसका निक्षेपण हुआ तो इसको और कहने लगे, इसका और निक्षेपण हुआ तो इसे कायांतरित सैल बोलने लगे। तो एक ही चट्टान की बात कर रहे हैं, उसका जब रूप चेंज होता है तो उसे अन्य नाम से जाना जाता है। तो कायांतरित जो चट्टान है वो अन्य चट्टानों के रूपांतरण से ही इसका निर्माण हुआ है। और अवसादी के बाद मैंने किया कि ये ठोस पदार्थों के निक्षेपण से हुआ, और आग्नेय जो है वो धरती के अंदर जो लावा है या मैग्मा है उसके ठंडा होने से जो अंदर बाहर आया जब मैग्मा के रूप में, तो वो जब ठंडा हो गया तो उसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। प्रश्न नंबर 37 में पूछा है कि भूकंप किसे कहते हैं और भूकंप जो आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ये उपाय मतलब पूछा है, बचाओ। भूकंप, मैंने ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं, पिछली बार भी पूछा था 2016 द्वितीय में, और अभी ये 2016 मतलब 2 बार, 2016 में 2 बार पेपर हुआ है, इसलिए हम 2016 प्रथम बोलते हैं, 2016 द्वितीय। तो ये 2016 का द्वितीय है और मैं प्रथम करवा चुकी हूँ। तो भूकंप क्या होता है? पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचलों के कारण जो हमारे पृथ्वी के भूपर्पटी पर कंपन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे हम भूकंप कहते हैं। अब भूकंप से बचाव की बात करें तो अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर में रहते हैं, मान लीजिए 20-25 मंजिले के ऊपर रहते हैं, तो इतनी जल्दी आप भाग नहीं सकते हैं। तो अगर भूकंप आता है तो आप क्या करिए, बहुत कठोर या भारी वस्तु से अपने सिर को बचाइए, या किसी भी कोई मजबूत वस्तु के नीचे आप बैठ जाइए, क्योंकि तुरंत आप कुछ कर नहीं सकते। और अगर बात करें कि जो घर होता है, घर का जो कोना होता है, मान लीजिए ये घनाभ टाइप का घर, मान लीजिए ये हमारा कुछ इस तरह घर हो गया, ठीक। ये तो अगर भूकंप आता है तो मनुष्य को ये यहाँ पे, मान लीजिए आप हैं, यहाँ पे खड़े हो जाना चाहिए तुरंत, क्योंकि अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो दीवारें अगर गिरेंगी भी तो ये दीवार यहाँ गिर जाएगी ऐसे आके, और ये दीवार जो है ये ऐसे आके इधर गिर जाएगी और आप सेफ बच जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर भूकंप आता है तो आप घर के किनारों या जो है खड़े हो जाइए। और अगर शहर में है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, वहाँ पर आपको तुरंत अपने सिर को बचाना चाहिए कुल मिला के, और अपने आप को बचाना चाहिए। तो ये हो गया भूकंप। आप डीएलएड में 1 पेज नहीं, पूरा 2 पेज नहीं लिखेंगे, इतना लिख देंगे काफ़ी है। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 38 में ये पूछा था कि वायुमंडल का महत्व क्या है। अब बताइए, वायुमंडल अगर ना होता हमारे पृथ्वी पर तो क्या जीवन संभव होता? देखिए, जो हमारे सौरमंडल का जो पहला ग्रह जो बुध है,
बुध के पास वायुमंडल नहीं है, इसलिए वो क्या होता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है दिन में और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इसलिए वहाँ पे जीवन संभव ही नहीं है। तो जो यही एक पहला लिख दीजिए कि वायुमंडल का महत्व जो है जीवन यापन के लिए वायुमंडल का होना अति आवश्यक है। दूसरा, ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो हमारे स्किन पर कैंसर कर देती है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, उसके लिए जो है ये बचाव का कार्य करता है। तो ये वायुमंडल हमारे जो है सुरक्षा का कार्य करता है। और एक मौसम परिवर्तन जितनी भी घटनाएं होती तो ये वायुमंडल के कारण ही होता है। ये 3 मुख्य कारण हो गए, ये आप इतना जानिए। अब प्रश्न नंबर 39 है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं। ज्वार भाटा मैं इतने अच्छे से आपको समझा दूंगी कि कभी आपको ये ज्वार भाटा से रिलेटेड एक भी प्रश्न कभी आप आगे चलकर जब तैयारी करेंगे तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रश्न नंबर पहले 40 देख लेते हैं, क्योंकि 40 ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, उसमें रटने वाला है, आप रट लेंगे, और 39 समझाने वाला है। 40 प्रश्न नंबर देखते हैं पहले। 40 नंबर में ये पूछा है कि मौलिक कर्तव्य क्या होता है। तो मौलिक कर्तव्य जो होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट होते हैं और 12 अनुसूची होती है। और 12 अनुसूची होती है तो जो 22 पार्ट होते हैं उसमें एक आर्टिकल आता है 51 का। क्या आता है? 51 का। 51 का में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं या मूल कर्तव्य हैं, जो मूल कर्तव्य उसके बारे में चर्चा की गई है, उसमें ये दिया है। तो बात करते हैं मौलिक कर्तव्य जो है पहले नहीं था, मतलब 42वां संविधान संशोधन हुआ था अमेंडमेंट के द्वारा। 42वें जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो है हमारे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय। लेकिन इसके बाद में कुछ समय पश्चात जो है वो 86वां जो है संविधान संशोधन हुआ। 86वें संविधान संशोधन में एक 11वें नंबर का जो है वो मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है 11वें नंबर का कि ये कौन सा, उसमें ये कहा गया है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता को ये मतलब स्पेशली कहा गया है कि वो अपने बच्चों को मतलब 6 से लेकर और 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जरूर मतलब प्राप्त कराएं। मान लीजिए बहुत गरीब हैं या कुछ भी है तो उनको इतनी शिक्षा मतलब 6 से लेकर और 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा जरूर दें, ये कहा गया था। मौलिक कर्तव्य जो मौलिक हमारा कर्तव्य है उसमें 86वें संविधान संशोधन में जो 11वां जोड़ा गया उसके बारे में कहा गया था। और 42वें में तो 10 पहले से ऑलरेडी था। अब आप लोग कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूँ, क्योंकि ये 11 जो दिए हुए हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने जो लास्ट का बताया वो मतलब बता दिया, तभी आप लोग सुन लीजिए। पहला जो इसमें दिया था 11वां तो मैंने बता दिया कि पेरेंट्स का अधिकार है कि अपने बच्चों को से जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जरूर से जरूर मुहैया कराएं। ये पेरेंट्स का बिल्कुल अधिकार ही है, मतलब उनको करना ही करना है। तो अभी हम 11 पढ़े दे रहे हैं, इसका कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिविल की प्रिपरेशन करते हैं तो आप तब भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये लास्ट ही पूछता है और ये जितना मैंने बताया ये पूछता है। तब भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसमें पहला कहा गया था कि संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें। दूसरा कहा गया था कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा ये कहा गया था कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथे की बात करें तो चौथे में कहा गया था देश की रक्षा करें और आह्वान किए गए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा कहा गया था कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा इसमें दिया है, छठा जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें है हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें। फिर सातवां ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का सुधार कर मतलब जो ज्ञानार्जन है उसकी सुधार कर भावना का विकास करना। आठवां देख लीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये कहा गया था। नौवां कहा गया था सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और जो है हिंसा से दूर रहें। 10वां कहा गया था व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे
राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये 10 हो गए। 11वां मैंने बता ही दिया कि पेरेंट्स वाला, कि बच्चों को शिक्षा जरूर मुहैया कराएं। अब प्रश्न नंबर हम 39 की बात करते हैं कि ज्वार और भाटा किसे कहते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 39 में पूछा था कि ज्वार और भाटा किसे कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 39 में पूछा था कि ज्वार और भाटा किसे कहते हैं। तो आज हम ज्वार और भाटा से सभी प्रश्न के जो उत्तर हैं, एक भी प्रश्न जो है ज्वार और भाटा से अगर आएंगे तो वो गलत नहीं होंगे, क्योंकि ज्वार और भाटा जो है, ये लोग कहते हैं कि समुद्र की विशाल लहरों का ऊपर उठना, ये ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई भी लहर उठे तो उसे ज्वार कहते हैं, भाटा। ये मतलब ये होता है कि जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं, समुद्रों में बहुत बड़ी बड़ी विशाल लहरें होती हैं, तो उन जल का जो ऊपर उठना वो ज्वार कहलाता है, और उन्हीं विशाल लहरों का जब नीचे गिरना उसे हम भाटा कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं किन किन परिस्थितियों में ज्वार भाटा आता है। तो ज्वार भाटा जो है वो कब आता है, पहले हम लोग इससे पहले ग्रहण के समय आता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण क्या होता है ये जान लेते हैं। तो सूर्य ग्रहण जो होता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, चूंकि सूर्य एक तारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है और पृथ्वी एक ग्रह है, तो जब ये तीनों चक्कर लगाते लगाते सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है। किस दिन होता है, अमावस्या के दिन। तो जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, या इस तरह कहें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब जब चंद्रमा आ गया तो सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेंगी ना, तो जब यहाँ पड़ेंगी तो इधर का कुछ पोर्शन जो होता है वो प्रकाश विहीन हो जाएगा, तब हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब होता है, ये अमावस्या को होता है। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं, सूर्य तारा है, ये नहीं चक्कर लगाता है, बल्कि ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं, इसलिए ये यहीं रहेगा। अब इनकी स्थितियाँ चेंज कर देते हैं, मतलब पृथ्वी को यहाँ कर देते हैं, चंद्रमा को यहाँ कर देते हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब परिक्रमा करते करते एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब उस समय चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, ये पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण क्या बताया था, अमावस्या को होता है। तो इधर देखिए कि जब सूर्य में पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है जब सूर्य की जो किरणें हैं बाहरी सतह में, वो अंदर का ना दिखाई देके केवल बाहर दिखाई देता है, तब हम उसे क्या कहते हैं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है वो जब होता है तब हम कहते हैं इस पार्ट को कि इसे हम कोरोना कहते हैं। कोरोना को ही हम क्या कहते हैं, डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं। और जब हम सूर्य का केवल किनारा दिखाई देता है तब उसे हम क्या कहते हैं, डायमंड रिंग, या उसे बोलते हैं कोरोना। इस टाइम का कोरोना नहीं, उसका नाम ही है। और ये इसी समय जब ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तभी एक्स रे निकलती हैं, मतलब जो पराबैंगनी किरणें हैं उस समय वही जो किरणें निकलती हैं वही घातक होती हैं। इसीलिए कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय हमको सूर्य को नहीं देखना चाहिए, ना उनकी रोशनी हमारे आँखों में पड़ना चाहिए। तो ये हो गया बात, ग्रहण क्या होता है या सूर्य ग्रहण। और अल्प सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य का छोटा पार्ट दिखाई दे तब उसे हम कहते हैं अल्प सूर्य ग्रहण। ये सब भूलिएगा मत। अब बात करते हैं कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो ज्वार भाटा क्यों आता है, तो सूर्य में और ये जो चंद्रमा है इन दोनों में आकर्षण शक्ति पाई जाती है, जिसके कारण ये पृथ्वी को खींचते हैं अपनी तरफ। अब ये जो है पृथ्वी में कौन सा बल पाया जाता है, प्रतिकर्षण। इसलिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, इस अवस्था में जब आ जाती है तब क्या होता है, तब यहाँ पे क्योंकि सूर्य में आकर्षण शक्ति और चंद्रमा में आकर्षण शक्ति के कारण ये इधर इधर खींचते हैं। ये देखिए बल लग रहा है, तो जब खींचते हैं, चूंकि पृथ्वी पर बहुत सारे समुद्र हैं, चारों तरफ समुद्र ही तो भरा है, पृथ्वी चूंकि गोल है तो उस पर पानी भरा है, तो पानी खींचते हैं। तो जब पानी खींच जाता है तो इस किनारे पर ज्वार आ जाता है, इस किनारे पर भाटा आता है। तो अगर हम इनकी बात करें कि देखिए जैसे जहाँ पानी कम हुआ वहाँ भाटा हो गया, समुद्र की विशाल लहरें देखिए कम हो गई कि नहीं, गिर गई नीचे। जब ये आकर्षण शक्ति दोनों खींची अपने अपने लगा के, तो यहाँ पे किनारों पर पानी बढ़ गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये ज्वार आ गया, और इधर भाटा। तो अगर बात किया जाए कि एक दिन में कितने ज्वार आते हैं, कितने भाटा आते हैं, तो एक दिन में 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं, क्योंकि
और ये क्वेश्चन आता है कि एक ज्वार और एक भाटा के बीच में समय कितना होता है, तो वो 6 घंटे 13 मिनट होता है। मतलब एक ज्वार से लेकर एक भाटा के बीच में समय जो होता है वो 6 घंटा 13 मिनट का होता है। अब अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच में कितना समय लगता है, तो जोड़ दीजिए उसको, 6 12 और 13 दूना 26, यानी कि 12 घंटे 26 मिनट का समय लगता है एक ज्वार से दूसरे ज्वार को आने में। और टोटल पूछे कि टोटल जो है, मतलब एक ज्वार से टोटल जो बता दिया मैंने कि एक दिन में 24 घंटे में 2 भाटा आते हैं, ये देखिए किनारों किनारों पे, और 2 ज्वार आते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य जब अपने आकर्षण बल के कारण, आकर्षण शक्ति के कारण जब पृथ्वी में जो है जल का खिंचाव होता है, तब किनारों पर भाटा आता है, और जो है इधर किनारों पे भाटा आता है, इधर जो है वो ज्वार आता है। तो ये बात हो गई ज्वार और भाटा की। अब बात करते हैं कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, देखिए ये स्थिति कैसी बन रही है, ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ गई तब क्या था, चंद्रग्रहण। और जब सूर्य यहीं पे है, सूर्य को ऐसे रखिए, इसको उठा दीजिए उधर और इधर इसको ले आइए, स्थिति चेंज कर दीजिए, तब जब चंद्रमा बीच में आ जाएगी तब बृहत ज्वार आता है। सेम कंडीशन में से क्या होगा, सूर्य अपना आकर्षण शक्ति लगाएगी, और जब सूर्य अपना आकर्षण शक्ति लगाएगी तो चंद्रमा का ये पार्ट इधर खींचेगा, और ये भी अपना आकर्षण शक्ति लगा के पृथ्वी का एक ही तरफ का केवल खींच पाएगी। तब क्या होता है, तब बृहत ज्वार आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, दोनों तरफ आकर्षण शक्ति लग रहा था, यहाँ पे केवल एक तरफ लग रहा था, क्योंकि चंद्रमा को इधर लगा रही है और ये इधर लगा रहा है, तो इधर का जो है बहुत ज़्यादा बृहत ज्वार आ जाता है, तो इसे हम बृहत ज्वार कहते हैं। अब एक स्थिति और देख लीजिए कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते एक संपूर्ण स्थिति में आ जाते हैं, तब उस समय जो है लघु ज्वार भाटा आता है। लघु ज्वार मतलब देखिए सूर्य चंद्रमा जब पृथ्वी, क्योंकि जो सूर्य का चक्कर कभी यहाँ लगाती है पृथ्वी, फिर ऐसे से घूमती तो है, तो मान लीजिए ये स्थिति आ गई, ये देखिए इतना ही पार्ट मैंने दर्शाया है, तब इसे क्या कहते हैं, सप्तमी या अष्टमी के दिन जो है वो लघु ज्वार आता है। ये हो गया जो है लघु ज्वार या ज्वार भाटा किसे कहते हैं। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है, ये आता है कि पृथ्वी के नज़दीक, ये पृथ्वी है, इसके नज़दीक चंद्रमा होने के कारण जिससे चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल है वो सूर्य की तुलना में अधिक होता है। क्योंकि सूर्य का उत्पादक बल अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है, क्योंकि सूर्य जो है वो अधिक दूरी पर है पृथ्वी से, लेकिन चंद्रमा जो है जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है वो नज़दीक होने के कारण जो है इसका उत्पादक बल अधिक हो जाता है। अब ये भी क्वेश्चन आया था कि 24 घंटे में कितने ज्वार आते हैं, तो 24 घंटे में 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पे एक ऐसा स्थान है, इंग्लैंड में साउथहैम्पटन एक स्थान है, जहाँ पर प्रतिदिन मतलब एक दिन में 4 ज्वार और 4 भाटा आते हैं। क्यों, ऐसा क्यों आता है, क्योंकि जो वो तट है वो जो है समुद्र तट से 2 जगह पे छिद्र है। ये जैसे मान लीजिए तट है, तो ये 2 जगह पे ऐसे छिद्र है, जिसके कारण जो इंग्लैंड का साउथहैम्पटन स्थान है वहाँ पे 4 ज्वार भाटा आता है। और सब कहीं तो 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं, लेकिन साउथहैम्पटन में 4 ज्वार और 4 भाटा आते हैं। अब ये ज्वारीय का उपयोग भी किया जाता है, तो इसके बारे में ये केवल क्वेश्चन आता है कि भारत में जो है ज्वारीय बंदरगाह कहाँ है, तो वो है भारत में जो ज्वारीय बंदरगाह है वो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो कांडला ज्वारीय बंदरगाह का उपयोग किया जाता है। तो कांडला कहाँ पे है, वो गुजरात में है।